हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वंस अगेन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पेपर 1 और ये दिसंबर 2018 का जो एग्ज़ाम है उसमें हम आज चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आए हैं और आपको ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करने हैं। 2018, 19, 20 और 21 के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं इसे ज़रूर पेपर को जब आप फाइनल एग्ज़ाम देने जाएंगे उससे पहले इनकी ज़रूर एक बार सॉल्व कर कोशिश कर देखो, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो लॉजिक वाले हैं। जिस तरह से आपने सुना है कि सीटेट के एग्ज़ाम में थोड़ी सी चेंजेस आई हैं, वो चेंजेस क्या है कि क्वेश्चन थोड़े से लॉजिक वाले पूछे गए हैं। तो इस तरह के एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आप इसमें इसे ज़रूर सॉल्व कर जाना फाइनल एग्ज़ाम देने से पहले, ठीक है। तो आज हम पूरा जो कि है पेपर सॉल्व करेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी के क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आप किस तरह से क्वेश्चन को ध्यान में रखकर आंसर पर टिक लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरह ये वीडियो थोड़ी सी लंबी बनने जा रही है, तो थोड़ा आपको पेशेंस जरूर रखना पड़ेगा, क्योंकि एक एक कंसेप्ट क्लियर करते जाएंगे और साथ में थ्योरी के बारे में भी मैं आपको बताती जाऊँगी, जिससे आपको आइडिया चलता रहेगा कि सभी थ्योरीज आपको याद होने लग जाएंगी और ये भी आपको पता चल जाएगा कि कौन सी थ्योरीज आपको पढ़कर जानी है एग्जाम से पहले, ठीक है। तो जितने भी अभी तक के पुराने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो न्यू स्टूडेंट्स वीडियो वॉच करें वो भी प्लीज़ जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप भी तैयारी जो कि है फुल अपनी कर जाएं एग्ज़ाम में। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपके लिए जितना हो सके बेटर लेकर आऊँ सभी चीज़ें और आपको जो कि है वो अच्छी से क्लियर होए। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन जो है वो है, देखिए क्वेश्चन इस तरह से आएंगे, वहाँ पर आपको इंग्लिश में आएगा, हिंदी में आएगा। अब जो है वो एग्ज़ाम कंप्यूटराइज हो गया है, तो वहाँ पर राइट साइड ऊपर ऑप्शन दी गई है जहाँ पर आप लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं और आपको क्वेश्चन दोनों में ही पढ़ना है, ताकि आपको जिससे कोई लैंग्वेज की प्रॉब्लम है वो हिंदी में देखकर पढ़ सकते हैं, नहीं तो इंग्लिश में ही आपको समझ आ जाएगी और इंग्लिश वाला ही सही माना जाता है। तो इस तरह से आप ज़रूर ध्यान दीजिए, दोनों ही आपको लैंग्वेज पढ़कर इस पर टिक लगाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, विच वन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द ट्रू अबाउट अ रोल ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। हमने रोल ऑफ इन्वायरमेंट और हेरिडिटी के बारे में पढ़ा, ठीक है, कि इसका क्या रोल है। फर्स्ट ऑप्शन है, सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ द डेवलपमेंट आर इन्फ्लुएंस्ड मोर बाय हेरिडिटी एंड अदर्स मोर बाय इन्वायरमेंट। क्या कहा गया है कि विकास के कुछ पहलू जो कि है वो आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण के अधिक प्रभावित होते हैं, यानी कि एक बच्चे में जो कि डेवलपमेंट होती है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों से होती है। सेकंड है, अ चाइल्ड्स एबिलिटी टू लर्न एंड परफॉर्म इज कम्प्लीटली डिसाइड बाय द जीन्स, यानी कि बच्चे में जितनी भी एबिलिटीज़ आती हैं, जो भी योग्यता आती है सीखने की किसी चीज़ को, क्या उसे जीन्स डिसाइड करते हैं, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है, गुड केयर और न्यूट्रिशन डाइट कैन फाइट ऑफ एनी डिसऑर्डर अ चाइल्ड इज बॉर्न। क्या गुड केयर करने से, पालन पोषण और अच्छी देखभाल करने से, पौष्टिक आहार देने से बच्चे की जन्मजात विकार को दूर किया जा सकता है। या फोर्थ ऑप्शन है, इन्वायरमेंट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल ओनली अ चाइल्ड्स लैंग्वेज डेवलपमेंट। क्या इन्वायरमेंट ही प्ले करता है सिग्निफिकेंस रोल। जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ऑप्शन में ओनली जैसा वर्ड मिल गया तो वो तो ऑप्शन बिल्कुल ही रॉन्ग होगा। हम ये नहीं कह सकते कि बच्चे की डेवलपमेंट में अकेला इन्वायरमेंट ही रोल अदा करता है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था जब मैंने ये चैप्टर आपको करवाया था, मैंने आपको बताया था कि बच्चे की डेवलपमेंट में हेरिडिटी, गुणनफल और इन्वायरमेंट दोनों का ही बराबर में ही हिस्सेदार होता है। हम ये नहीं कह सकते कि अकेले हेरिडिटी से ही बच्चे की डेवलपमेंट होगी, नहीं, ये दोनों का ही जो कि गुणनफल होता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो फर्स्ट बनता है। अकेले जीन्स इसमें कुछ नहीं कर सकते, न्यूट्रिशन और गुड केयर इसमें वो फाइट नहीं कर सकती बच्चे की डेवलपमेंट में उसे। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग अगर पॉइंट बनता है तो वो फर्स्ट है। बस आपको इसमें ध्यान रखना है कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के रिलेटेड कोई भी टॉपिक आता है या क्वेश्चन आता है उस टॉपिक में से, तो आप हेरिडिटी और इन्वायरमेंट ही ऑप्शन में ढूंढकर उस पर टिक लगाएंगे। क्वेश्चन को एक बार जरूर देख लेना कि क्वेश्चन पॉजिटिव में पूछा गया है या नेगेटिव में पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी एट्रीब्यूट पियाजेस थ्योरी। कौन सी जो है कथन दिया गया है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। पियाजे के अनुसार,
पियाजे की थ्योरी अब आपको यहाँ पर अपने माइंड में याद कर लेनी है, ठीक है। आपने वीडियोस देखी है, पियाजे की थ्योरी के बारे में मैंने डिस्कस किया। फर्स्ट है डेवलपमेंट अकर्स आर क्वालिटेटिव स्टेजेस। देखो क्या है, विकास गुणात्मक चरणों में होता है। हमने क्या किया, हमने पियाजे की स्टेजेस के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा प्री नेटल स्टेज होती है, इन्फेंसी होती है, फिर उसके बाद चाइल्डहुड में हमने पढ़ा अर्ली चाइल्डहुड होता है, लेटर चाइल्डहुड होता है, फिर एडोलेसेंस के बारे में पढ़ना। वहाँ पर क्या किया कि उसने बताया फर्स्ट कि विकास जो है वो गुणात्मक चरणों में होता है, यानी कि डेवलपमेंट जो है वो स्टेजेस में होता है। ये तो बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। पूछा गया है कौन सी चीज नहीं बताएगी पियाजे की थ्योरी में, उसके बारे में देखना है। सेकंड है चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट एंड यूज नॉलेज अबाउट देयर वर्ल्ड। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, ये भी बिल्कुल राइट है, ठीक है। पियाजे ये मानता है कि बच्चे अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं। मैंने क्या बताया था, जहाँ पर कंस्ट्रक्ट वर्ड आ गया यानी कि बच्चा एक्टिव है, खुद अपनी नॉलेज को क्रिएट कर रहा है, ठीक है। थर्ड आ गया लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू द कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस। निरंतरता अभ्यास या अदगम होता है, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन है चिल्ड्रन एक्ट ऑन देयर इन्वायरमेंट। देखो पियाजे ने इन्वायरमेंट को भी इंपॉर्टेंस दी है। क्यों दी है, क्योंकि इन्वायरमेंट में ही तो बच्चा बहुत सारी चीज़ें सीखता है ना, अपने आस पड़ोस को देखकर यही चीज़ें को सीखता है। तो ये जो हमने फर्स्ट और टू और फोर्थ ऑप्शन लगाया ये तो पियाजे के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक है। अगर बात की जाए थर्ड पॉइंट की कि लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू द कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस, तो ये किसने दिया, ये जो आइडिया दिया है वो दिया है थॉर्नडाइक की थ्योरी में। थॉर्नडाइक ने ये बताया है कि बच्चे जो कि हैं वो प्रैक्टिस के ज़रिए, ठीक है, प्रैक्टिस कर कर बेहतर बनते हैं। तो इसने लॉ ऑफ प्रैक्टिस यानी कि अपना दिया है एक, ठीक है, जिसमें उसने ये बात कही है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये पियाजे की थ्योरी में नहीं आया। तो क्या नहीं उन्होंने पूछा था, तो वो क्या है, थर्ड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन द फॉलोइंग इज अ नॉट अ लिमिटेशन ऑफ प्री ऑपरेशनल थॉट, यानी में नियम में से कौन सी पूर्व सकारात्मक विचार का सीमा नहीं है। देखो नेगेटिव क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए ज़रूर ध्यान रखना कि नेगेटिव पर आपका फोकस होना चाहिए कि इसमें नेगेटिव ही पूछा गया है, ठीक है। फर्स्ट है टेंडेंसी टू कंसंट्रेट, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति है। प्री ऑपरेशन में हमने ये देखा है ना, ऑपरेशन के पहले की अवस्था यानी कि बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट इसमें होती है, बच्चा ध्यान केंद्रित करता है। सेकंड है डेवलपमेंट ऑफ सिंबॉलिक थॉट। क्या अब यहाँ पर आप देखें कि प्री ऑपरेशन स्टेज के बारे में जब हमने डिस्कस किया था कि वहाँ पर हमने सिंबॉलिक थॉट के बारे में पढ़ा था, नहीं। थर्ड अगर बात की जाए ईगोसेंट्रिज्म, बच्चे में ईगोसेंट्रिज्म होती है। बच्चे में ये चीज़ होती है कि जो मैंने चीज़ कह दी वो मेरे अनुसार ही होनी चाहिए, तो हम ये कहेंगे कि थर्ड ऑप्शन भी बिल्कुल राइट है। फोर्थ अगर बात की जाए इरिवर्सिबिलिटी आती है बच्चे में। यहाँ पर लिमिटेशन हम ये नहीं कह सकते, लिमिटेशन इरिवर्सिबिलिटी का मतलब है बच्चे की लिमिटेशन नहीं होती, ठीक है। वो कौन सी स्टेज में आती है, वो कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज में आते हैं, यानी कि इससे नेक्स्ट वाली स्टेज में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये भी देखा जाए तो पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पर तो उन्होंने नॉर्मल पूछा है ना कि प्री ऑपरेशन थॉट में से कौन सी लिमिटेशन नहीं है। तो हम ये अगर बात करें तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो है डेवलपमेंट इज अ सिंबॉलिक थॉट। बच्चे जो वो है सिंबॉलिक, जैसे बुक्स कलर को लेकर जो कि है वो सोचते हैं। अगर देखा जाए तो 18 मंथ्स का जो बच्चा होता है वहाँ पर बच्चा सिंबॉलिक जो कि है थॉट सोचना शुरू कर देता है, क्योंकि वहाँ पर बच्चे को ये समझ आने लग जाती है कि जो चीज़ उसके सामने है उसके ज़रिए वह सिंबॉलिक चीज़ें थॉट अपने माइंड में बिठाकर वो चीज़ें सोचने लग जाता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ये प्री ऑपरेशन थॉट की जो कि है लिमिटेशन नहीं है, बाकी जो है लिमिटेशन है, इसलिए वो तीन ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्ले हैज़ अ सिग्निफिकेंस रोल अ डेवलपमेंट ऑफ यंग चिल्ड्रन फॉर द फॉलोइंग रीजन एक्सेप्ट, ठीक है। देखो जहाँ पर एक्सेप्ट वर्ड आ गया वो भी नेगेटिव में ही होगा, पूछा जाता है कौन सी चीज़ नहीं है, यानी कि इस चीज़ को छोड़कर, ठीक है। क्या पूछा गया है, डैश के अलावा। अगर यहाँ पर नहीं समझ आ रही है आप हिंदी में इसमें देख सकते हैं, डैश के अलावा निम्न में से कारणों में से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किस चीज़ को छोड़कर बच्चे की विकास में प्ले जो है यानी कि खेल है वो इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। फर्स्ट है दे गेन मास्टरी ओवर देयर बॉडी, क्या वो पूरी वह अपने शरीर का अनुपूर्णता प्राप्त कर लेते हैं,
ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट स्टिमुलेट्स देयर सेंसेस, क्या करते हैं, वह उनकी इंद्रियां को उत्तेजित करते हैं। थर्ड है, इट इज़ जस्ट अ प्लीजेंट वे टू स्पेंड अ टाइम, क्या है, ये समय बताने का एक सुदक तरीका है। और फोर्थ है, दे एक्वायर न्यू स्किल्स एंड लर्न व्हेन टू यूज़ देम, वह नए कौशल हासिल करते हैं, सीखते हैं और उन्हें कब उपयोग किया जाता है, इसके बारे में। किस चीज़ को छोड़कर अगर हम फर्स्ट की बात की जाए, अब मैंने यहाँ पर आपको ये भी एक बात बता दूं कि आप अगर नेगेटिव पूछा गया है, सबसे पहले इसमें पॉजिटिव पॉइंट निकाल लीजिए, नेगेटिव खुद ब खुद ब्लिंक करेगा उसमें, ठीक है। तो फर्स्ट अगर बात की जाए, वह अपने शरीर की अनुपूरता को प्राप्त करते हैं, वह गेन द मास्टरी करते हैं अपने, ठीक है, मास्टरी आ जाती है, गेन करते हैं फिजिकल तौर से, वो सभी चीज़ें है ना उसमें आ जाती है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि खेलने से बच्चे में ये चीज़ें आती हैं, वो न्यू स्किल्स सीखते हैं, ठीक है, गेन करते हैं, ठीक है, चीज़ों को। तो ये तो बिल्कुल पॉजिटिव पॉइंट हो गया। नेक्स्ट अगर बात की जाए, इट स्टिमुलेट देयर सेंसेस, वो अपने इंद्रियों को उत्तेजित करते हैं, ये भी बिल्कुल राइट है, क्योंकि फिजिकल मूवमेंट्स अगर हो रही हैं प्ले में तो वो सभी चीज़ें वर्क कर रही होंगी ना। नेक्स्ट अगर थर्ड की बात करें, इट इज़ जस्ट अ प्लीजेंट वे टू स्पेंड अ टाइम, ये समय बताने का एक सुदक तरीका है। हम ये नहीं कह सकते कि बच्चे सिर्फ एक टाइम स्पेंड करने के लिए खेल खेलते हैं, ठीक है। किसको छोड़कर बताया गया था, अगर ये देखा जाए कि बच्चे सिर्फ जस्ट वैसे ही खेल रहे हैं, उसमें उनका कोई विकास नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये हम ये चीज़ नहीं कह सकते कि बच्चे बिल्कुल वैसे ही खेल रहे हैं। अगर फोर्थ ऑप्शन की बात करें, दे एक्वायर न्यू स्किल्स लर्न देन व्हेन दे यूज, ठीक है, खेलते खेलते वो बहुत सारी न्यू स्किल्स सीख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। बट ये हम नहीं कह सकते कि इट जस्ट इज़ अ प्लेजेंट वे टू अ स्पेंड टाइम, ठीक है, कि ये समय बताने का एक सुदिक तरीका है। तो ये एक नेगेटिव ऑप्शन में जाता है, तो ये जो है रॉन्ग है, तो इसका रॉन्ग ही उन्होंने पूछा था, तो नेगेटिव पॉइंट ये बन गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच वन द फॉलोइंग क्वेश्चंस इनवाइट्स चिल्ड्रन टू थिंक क्रिटिकल्स, निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है, यानी कि इनवाइट करता है। फर्स्ट है, डू यू नो द आंसर टू दिस, क्या आप इसका उत्तर जानते हैं, क्या ये, इससे बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग होती है, बच्चा अपना माइंड यूज़ करता है। अगर हम ये क्वेश्चन पूछें, क्या तुम इस चीज़ के बारे में जानते हो, या ये पूछा जाए कि व्हाट इज़ द राइट आंसर, इसका सही जवाब क्या है, इसमें आपको लगता है कि बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग लगी है। या थर्ड क्वेश्चन है, कैन यू थिंक ऑफ द सिमिलर सिचुएशन, क्या आप इस तरह की स्थिति के बारे में बता सकते हैं कि बच्चा सोचे किसी तरह की स्थिति के बारे में। या व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू विच वी कैन सॉल्व दिस, विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं, इसमें क्रिटिकल थिंकिंग है। इन चारों ऑप्शनों में से आपको किस में बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग लगती है। अगर मैं ये बात करूं तो इसका जो राइट आंसर है वो है व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन द विच वी कैन सॉल्व। यहाँ पर क्या है, डिफरेंट वेज, यहाँ पर देखिए कितना अच्छा पॉइंट जो कि है, इसमें वर्ड एक दिया गया है जो बिल्कुल ही कीवर्ड की तरह दिखाई दे रहा है। डिफरेंट वेज यानी कि अलग अलग तरीकों से बच्चों को सोचना, यहाँ पर बच्चे डिफरेंट वेज तरीक़ों से सोच रहे हैं, यहाँ पर बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग हम कह सकते हैं कि बच्चे की लग रही है। अगर हम ये पूछे कि डू यू नो द आंसर ऑफ दिस, इसमें कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। व्हाट द राइट आंसर, इसमें कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। कैन यू थिंक ऑफ द सिमिलर सिचुएशन, दो एक जैसी सिचुएशन क्रिएट करके बच्चे के सामने रख दी और इसमें उसे कहा गया कि इसके बारे में बताओ, तो ये भी कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, ऑलरेडी पहले उसके बारे में बताया गया होगा, ठीक है। तो सेम सिचुएशन के बारे में तो इसमें कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं दिखाई देती। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फोर्थ। तो इस तरह से आप इसमें क्वेश्चन में से वो चीज़ें ढूंढ कर लेकर आनी है जो पॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग बताती हों, तो वही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट डिस्क्राइब प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ठीक है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन के ऊपर बताया गया है कि निम्न में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा में सबसे अच्छा वर्णन करता है। कि अब यहाँ पर आप अपने माइंड में ये सोचेंगे कि जिसने तो ये थ्योरी पढ़ी है प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन में एजुकेशन के बारे में क्या बताया गया है, तो वो तो ईजिली इसका आंसर जो है आराम से लगा लेगा, और जिसने ये थ्योरी नहीं पढ़ी होगी वो नहीं लगा पाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो कि है वो जॉन डीवी द्वारा जो कि है दी गई है, जिसमें ये बताया गया है कि बच्चे को खुला छोड़ दो और बच्चे जो भी करेंगे लर्निंग बाय डूइंग करेंगे, कर कर सीखेंगे, इसके बारे में बताया गया है। तो
ये पूरी थ्योरी में यही चीज़ बताई गई है, उसे कहते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन। अब यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या है, लर्निंग बाय डूइंग। तो आप अच्छे से ही सिंपल इसमें जो कि है आंसर लगा लेंगे। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, लर्निंग बाय डूइंग प्रोजेक्ट मेथड है या कोऑपरेटिव मेथड, कोऑपरेटिव लर्निंग है। सेकंड है थमेटिक यूनिट्स है, रेगुलर यूनिट टेस्ट है या रैंकिंग है। थर्ड है पर्सनलाइज्ड लर्निंग है, एबिलिटी है, ग्रुपिंग है, लेबलिंग स्टूडेंट्स है। और फोर्थ है प्रोजेक्ट मेथड है, एबिलिटी ग्रुपिंग है या रैंकिंग है। अगर इसका राइट आंसर है, मैंने सबसे पहले ही आपको बता दिया, वो है लर्निंग बाय डूइंग और प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड जो है वो कल्प्रिट ने दिया है, ठीक है। इसमें भी ये भी बिल्कुल राइट है, बच्चों को प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, ठीक है, चीज़ें के बारे में। और अगर कोऑपरेटिव लर्निंग की बात करें तो इसमें भी बच्चे संयोग से सीखते हैं, ग्रुप बनाकर सीखते हैं। जिस तरह मैंने कई बार आपको जब भी सोशलाइजेशन से रिलेटेड कोई भी थ्योरी आप में डिस्कस किया है, जैसे मैंने वेगोस्की की थ्योरी के बारे में डिस्कस किया है, वहाँ पर भी मैंने आपको जब बताया था कोऑपरेटिव क्या होता है, बच्चों के साथ ग्रुप में डिफरेंट आइडियाज़ लेते हैं और साथ में सीखते हैं। जहाँ पर भी आपको सोशल ग्रुप के बारे में बात की गई है, कोऑपरेटिव की बात की गई है, लर्निंग बाय डूइंग की बात की गई है, जब प्रोजेक्ट मेथड की बात की गई है, तो वहाँ पर आपका प्रोग्रेसिव एजुकेशन होगा, जिसमें बच्चे के ऊपर कोई बोझ नहीं दिया गया है, बच्चा खुद अपने आप वो चीज़ें करे जिसमें उसका इंटरेस्ट होगा, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनता है और यही इसका राइट आंसर है। और प्रोग्रेसिव एजुकेशन भी यही चीज़ें सोचता है कि बच्चा किस तरह खुद ब खुद वो चीज़ें सीखे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which one of the following statement about progressive education explain education is a life itself? ठीक है, तो एक बार फिर क्वेश्चन प्रोग्रेसिव एजुकेशन से ही आया है। प्रकृति से शिक्षा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन बताया है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है? फर्स्ट है स्कूल एजुकेशन शुड कंटिन्यू एज लॉन्ग एज अ पॉसिबल, स्कूल शिक्षा के यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। यानी कि आपको ऐसे लगता है कि एजुकेशन, प्रोग्रेसिव एजुकेशन ये चीज़ एक्सप्लेन करता है कि अकेला स्कूल ही जो होना चाहिए, जो लॉन्ग टाइम होना चाहिए, जिससे बच्चे को एजुकेशन मिले। या सेकंड ऑप्शन है स्कूल्स आर नॉट रिक्वायर्ड, चिल्ड्रन कैन लर्न फ्रॉम देयर लाइफ एक्सपीरियंस, स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन से, अनुभव से ही सीखें। अगर ऐसी बात होगी तो कभी स्कूल बनेंगे ही नहीं, बच्चे अपने खुद ब खुद लर्निंग कर लेंगे और अपने आप ही एजुकेट बन जाएंगे। तो ये पॉइंट तो बिल्कुल नहीं बनता, प्रोग्रेसिव एजुकेशन ऐसी शिक्षा नहीं देता। थर्ड की बात की जाए, एजुकेशन इज अ स्कूल शुड रिफ्लेक्ट द सोशल एंड नेचुरल वर्ल्ड, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्रकृति दुनिया का प्रतिबिंब करते हैं, ठीक है। और फोर्थ है लाइफ इज़ अ ट्रू एजुकेटर। तो देखो ये तो है कि होगी एक फिलोसफिकल लैंग्वेज की परिभाषा होगी, तो ये ऐसे नहीं कहना है कि एजुकेशन इज़ लाइफ इटसेल्फ, तो लाइफ इज़ अ ट्रू एजुकेटर, ऐसी नहीं बात है। अगर इसका प्रोग्रेसिव एजुकेशन के अकॉर्डिंग आंसर देखा जाए तो इसका जो राइट आंसर है वो है एजुकेशन इन स्कूल्स शुड रिफ्लेक्ट्स इज अ सोशल एंड नेचुरल वर्ड, यानी कि स्कूल में शिक्षा सामाजिक और प्रकृति दोनों का ही प्रतिबिंब होना चाहिए। तो ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर एज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द कोलबर्ग्स थ्योरी। अब आगे कोलबर्ग्स की थ्योरी। कोलबर्ग्स की थ्योरी में हमने क्या पढ़ा था, पियाजे को देखकर इसने भी स्टेजेस के बारे में बात की थी, ठीक है। स्टेजेस में है इसकी थ्योरी भी। फर्स्ट है His theory has supported and the association between the cognitive maturity और a moral maturity। क्या बात करती है इसमें कि उनके सिद्धांत ने संज्ञात में परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक संयोग का समर्थन किया, यानी कि इसकी थ्योरी में क्या है, इसके बारे में बात की गई है। सेकंड है द थ्योरी हैज़ एलैबोरेटेड टेस्टिंग प्रोसीजर्स, इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण की प्रक्रिया की गई है। थर्ड है इट एस्टेब्लिश्ड इज ए क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन द मॉरल रीजनिंग एंड एक्शन की बात की गई है। और फोर्थ है हिज बिलीव इज डैट चिल्ड्रन आर अ मॉरल फ्रोस्पर, क्या ये इस चीज़ पर बिलीव करते हैं कि बच्चे जो हैं वो एक नैतिक दार्शनिक होते हैं। तो क्या इसके बारे में बात की गई है, इसमें हमने क्या कहा था कोलबर्ग की थ्योरी में, जब हमने डायलेमा के शब्द के बारे में पढ़ा था। डायलेमा वो होता है जिसमें दुविधा के बारे में बताया गया है कि मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहीं जॉब पर जा रहे हैं, आपकी जॉब लग गई, आपको लेटर जो कि आ चुका है, और जाते जाते रास्ते में अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो आप उसमें किसको बचाएंगे, वहाँ पर आपका टाइम जो है वो निकलता जा रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन में फंस जाना, जैसे मैंने हीन्स की एग्जांपल दी थी, है ना, पूरी थ्योरी में मैंने आपको पूरी वो सिचुएशन क्रिएट कर बताई थी कि हीन्स अपनी मर रही पत्नी को बचाने के लिए वो जो कि चोरी करता है। तो इस तरह की सिचुएशन में अगर बात की जाए तो क्या होता है,
है ना। तो यहाँ पर भी उन्होंने यही पूछा है कि कोलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में कौन किसे माना गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट। अगर ऐसी चीज़ें हम करते हैं वो कैसे करेंगे, कॉग्निटिव मैच्योरिटी अगर होगी और मॉरल मैच्योरिटी होगी, नैतिकता को हम दोनों चीज़ें ही अगर किसी व्यक्ति के बीच में होगी तो वो जो कि है सपोर्ट करेगा इस चीज़ को। तो कोलबर्ग की थ्योरी में भी यही चीज़ बात की गई है, मैच्योरिटी के बारे में बात की है कि माइंड से आपको सोचना है कि अगर आप किसी दुविधा में फंसे हैं तो वहाँ पर क्या चीज़, दो चीज़ें काम करेंगी, कॉग्निटिव मैच्योरिटी और मॉरल मैच्योरिटी, क्योंकि आपको नैतिकता में देखना है कि क्या वो चीज़ें सही हैं क्या नहीं हैं। तो इस तरह से आप इसे को सोचकर माइंड में रख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो फर्स्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट रेफर्स टू, हमने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के बारे में भी पढ़ा। ठीक है, वहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है द फेज व्हेन मैक्सिमम डेवलपमेंट इज अ पॉसिबल, क्या उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव हो उसे कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। सेकंड ऑप्शन है द डेवलपमेंटल फेज व्हेन चाइल्ड टेक्स कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लर्निंग, उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेवारी लेता है, कि बच्चा कहता है कि मैंने जिम्मेवारी ले ली, अब मुझे किसी की हेल्प की लोड़ नहीं है, मैं खुद अपने आप कर लूँगा, कि इसे हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहेंगे। या थर्ड है अ कॉन्टेक्स्ट इन विच चिल्ड्रन कैन ऑलमोस्ट परफॉर्म अ टास्क ऑन देयर ऑन विद द राइट लेवल ऑफ सपोर्ट। ठीक है, तो क्या इसे कहेंगे कि संदर्भ में जिसमें बच्चा संजोग की सही स्तर के साथ कोई कार्य लगे स्वयं कर सकते हैं, जिसमें बच्चा खुद भी कर सकता है बट उसे किसी की हेल्प की भी अगर ज़रूरत है, क्या उसे हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहेंगे। चाहे द पॉइंट इन लर्निंग व्हेन सपोर्ट कैन बी विड्रॉन, उस सीखने के बिंदु को जब संजोग वापस लिया जाए। तो ये ऐसी तो हमने कोई भी बात पढ़ी नहीं जिसमें हम ये चीज़ वापस ले लेंगे। मैंने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में आपको स्कैफ फोल्डिंग के बारे में बताया। स्कैफ फोल्डिंग क्या होती है, जब बच्चे को कोई बच्चा कोई काम कर रहा है और उसे किसी के लिए किसी द्वारा, यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर, MKO के बारे में मैंने आपको बताया था। वो कोई भी पर्सन हो सकता है, चाहे वो अडल्टहुड वाला हो, चाहे वो कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि ग्रैंडफादर हो, या कोई भी किसी भी एज का पर्सन हो, वो अगर उसकी सपोर्ट करता है, हेल्प करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्कैफोल्डिंग। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में मैंने आपको ये भी बताया था, जहाँ पर आपको सपोर्ट जैसा वर्ड मिल जाए, क्या बताया गया, एक संदर्भ जिसमें बच्चा संजोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं करता है, यानी कि बच्चे को सपोर्ट दिया जाए, ठीक है, क्ल्यू दिया जाए, थोड़ा हिंट दिया जाए और बच्चा खुद ब खुद वो चीज़ें कर ले, उसे हम कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि वो पूरी क्रिया को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या बन जाता है, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है एन एंड्रोजिनस पर्सनैलिटी क्या होती है। फर्स्ट है द रेफर्स टू अ मैन विद द फेमिनिन ट्रेस। सेकेंड है हैज़ अ बैलेंस ऑफ व्हाट आर जनरली कंसीडर द मैस्कुलिन एंड द फेमिनिन ट्रेट्स। थर्ड है टेंड्स टू बी असर्टिव एंड द एरोगेंट। एंड थर्ड है एड्रेस टू स्टेरियोटाइपिकल जेंडर रोल प्रिवेंटल इन द सोसाइटी, यानी कि अब लिंगी व्यक्ति कौन सा होता है। तो ये जो है वो जेंडर के टॉपिक से पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका अगर राइट क्वेश्चन है, आंसर जो है वो बनता है सेकंड वाला। वो कौन से होते हैं, अब लिंगी व्यक्ति में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का जो कि है समझौना होता है, यानी कि क्या होता है, दोनों का ही समझौना होता है। तो इस तरह इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्ड्रन एक्वायर जेंडर रोल्स थ्रू ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, फिर इसके बाद में एक्सेप्ट, यानी कि किस चीज़ को छोड़कर। देखो अगर आपको यहाँ पर नहीं समझ आ रहा है तो हिंदी में वहाँ पर दिया गया है, बच्चों को छोड़कर अन्य सभी द्वारा लिंगी भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। ठीक है, बच्चों को छोड़कर। फर्स्ट क्या है, मीडिया है, सोशलाइजेशन है, कल्चर है, या ट्यूटरिंग है। अगर इसका राइट आंसर है किस चीज़ को छोड़कर,
तो वो है ट्यूटरिंग को छोड़कर। देखो मीडिया की अगर बात की है तो मीडिया में कई बार ऐसे होते हैं जैसे कि बॉयज़ हैं, अगर मीडिया सोशल मीडिया देख रहे हैं वो तो अपने रिलेटेड से चीज़ें देखेंगे, ठीक है। सोशलाइजेशन में जितने भी मॉरल वर्क हैं, काम है, वो अपने अकॉर्डिंग करेंगे। कल्चर की बात करें तो कल्चर में जिस तरह से अगर लड़कियों को कहा जाता है कि वो शादी के बाद जो कि है लड़कों के साथ जाएंगी तो वो ऐसे करती हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें तो होगी बिल्कुल जो कि है जेंडर के अकॉर्डिंग। अगर ट्यूटरिंग की बात की जाए तो इसमें क्या है, किस चीज़ को छोड़कर जो कि है लिंग भूमिका ग्रहण करते हैं, तो वो ट्यूटरिंग को छोड़कर करते हैं, ट्यूशन को छोड़कर करते हैं। कभी भी आपने अभी तक ये चीज़ नहीं देखी होगी कि एक पेरेंट्स के द्वारा ये बताया गया होगा कि अगर तुम बॉयज़ हो तो तुम जहाँ पर भी ट्यूशन पढ़ने जाओगे तो वहाँ पर भी बॉयज़ ही एक टीचर हो, ऐसी चीज़ नहीं होती। वहाँ पर किसी भी जेंडर को नहीं देखा जाता, ठीक है। जहाँ पर सिर्फ आपको ट्यूशन के लिए पढ़ाने के लिए छोड़ दिया जाता है, जहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ें पर नहीं देखा जाता, उसे हम कहते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी धारा को लिंग भूमिका ग्रहण करते हैं, वो है ट्यूटरिंग को छोड़कर बाकी सभी में वो चीज़ें इसे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द critiques of standardized test has been that फर्स्ट क्या है, दे रिप्रेजेंट द लार्जली द मेन स्ट्रीम कल्चर एंड देयर फॉर बेस्ड क्या है, और सेकंड है देयर लैंग्वेज इज़ अ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, द टेस्ट कैन नॉट बी एडमिनिस्ट्रेटेड अ लार्ज जो कि है पॉपुलेशंस, एंड फोर्थ है दे डोंट गिव अ क्लियर पिक्चर ऑफ द चिल्ड्रंस एबिलिटी क्या है, मानकीकृत परीक्षा यानी कि परीक्षणों की आलोचना में एक है। फर्स्ट अगर इसकी हिंदी की बात करें, वह मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो सेकंड है उनकी भाषा को समझना मुश्किल है। थर्ड की बात करें, परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किया जा सकता है। फोर्थ है वह बच्चों की क्षमता के स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं। अगर इसके बात करें कि अगर स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट क्या होते हैं, इसमें क्या पूछा गया है कि स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कौन से होते हैं, किसके बनाए जाते हैं, कैसी है। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट वो होते हैं जो बोर्ड की तरफ से ली जाते हैं और उसमें रेलेबल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा गया था, इसकी लोचात्मक क्या है ना, तो इसके बारे में हम देखेंगे। इसका राइट आंसर जो है वो है फर्स्ट है, दे रिप्रेजेंट द लार्जली एंड द मेन स्ट्रीम कल्चर एंड आर देयर बेस्ड। ये मुख्य धारा है यानी कि एक मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए ये पक्षपाती है। देखो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जो होते हैं उसमें एक स्टैंडर्ड का जो कि है, मैं अगर कहूँ कि बोर्ड का होता है, जैसे एसएससी का एग्ज़ाम हो गया, ठीक है। तो इसमें हम अगर ये बात कहें कि इनकी भाषा को समझना मुश्किल है, अरे अगर भाषा को समझना ही मुश्किल हो जाएगा तो कोई भी एग्ज़ाम देने ही नहीं जाएगा, तो ऐसी बात तो हम इसे कही नहीं जा सकती, ठीक है। सेकंड अगर बात की जाए, परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किया जा सकता। अगर कोई भी अगर आप देखें कि इस तरह के एग्ज़ाम आते हैं तो लाखों के रूप में वहाँ पर जो कि है लोग जाते हैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए, तो ऐसे हम कैसे कह सकते हैं कि ये उन चीज़ों पर लागू नहीं होता। और यहाँ पर ये चीज़ तो हम कह ही नहीं सकते कि ये एक क्लियर पिक्चर नहीं है चाइल्ड्स की डेवलप जो कि एबिलिटी के लिए। तो इस तरह की चीज़ें, ये चीज़ नहीं होती इस तरह के एग्ज़ाम में, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या करता है, ये एक मुख्य धारा है, एक स्ट्रीम है जिसमें ये प्रतिनिधित्व करता है कि मेन स्ट्रीम है जिसमें सभी तरह की चीज़ों को देखकर जो कि है एक रेलेबल क्वेश्चन इसमें दिए जाते हैं वो जो हर कोई अटैम्प्ट कर सके, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थ्योरी ऑफ मल्टीप्लाई इंटेलिजेंसी किसने दी, सबसे पहले होवर्ड गार्डनर ने दी, जिसमें हमने पढ़ा था बहुमुखी प्रकार की, उसने बुद्धि के बारे में बताया, बुद्धि के प्रकार बताए उसमें, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं कि क्या कहता है मल्टीप्लाई इंटेलिजेंसी थ्योरी में क्या दिया गया है। फर्स्ट है इंटेलिजेंसी कैन बी रैपिडली, जो है बुद्धि तेज़ी से बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। क्या ये इस चीज़ के बारे में बात कही है। इंटेलिजेंसी कैन बी अ सर्वर काइंड्स, बुद्धि के कई प्रकार होते हैं। पेपर पेंसिल टेस्ट आर नॉट हेल्पफुल, ओनली पेपर पेंसिल टेस्ट आर नॉट हेल्पफुल होते हैं। या इंटेलिजेंसी कैन बी मल्टीप्लाइड द इफेक्टिव पेडागोजी, प्रभावी अध्ययन के द्वारा इस पर जो कि है बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। तो इसका जो राइट आंसर है, मैंने पहले भी आपको क्वेश्चन में बता दिया कि मल्टीपल इंटेलिजेंसी में हमने बुद्धि के प्रकार में के बारे में पढ़ा, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेकंड, इंटेलिजेंसी कैन
कैन बी अ सर्वर काइंड, इसमें बुद्धि के कई प्रकार हो सकते हैं। ये तो बिल्कुल कॉमन सा क्वेश्चन था और इसमें ज़्यादा सोचने की बात भी नहीं है। जिसने ये थ्योरी पढ़ी है उसे ऑलरेडी ये चीज़ पता है कि इस थ्योरी में क्या दिया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात की जाए, टीचर कैन यूटिलाइज बोथ असेसमेंट फॉर अ लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग टू। फर्स्ट पहले मैं आपको बता देती हूँ कि असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है, ठीक है। असेसमेंट फॉर लर्निंग वो होती है जब हम कोई काम के दौरान बच्चों से कोई चीज़ें पूछें। मान लीजिए आप बच्चों को ट्रिप में लेकर गए और ट्रिप में आप अलग अलग जो कि है वहाँ पर जानवर दिखा रहे हैं और उनके बारे में आप साथ में कुछ प्रश्न भी पूछते जा रहे हैं, तो वो हम कहेंगे वो असेसमेंट फॉर लर्निंग हो गया। अगर हम बात करें असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ट्रिप के पूरा ट्रिप दिखा दिया, उसके बाद उन्हें स्कूल में ले आए और स्कूल में आकर ट्रिप से रिलेटेड अगले दिन क्वेश्चन पूछे जाएं कि आपने वहाँ पर क्या क्या किया, वो तो असेसमेंट पूरी हो चुकी है ना लर्निंग। तो उसके बाद में जो क्वेश्चन पूछे गए वो हो गया असेसमेंट ऑफ लर्निंग। और एक और होता है असेसमेंट एज लर्निंग, जहाँ पर बच्चा खुद रिफ्लेक्ट करता है, खुद उसके आंसर बताने की कोशिश करता है। तो अब यहाँ पर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है और असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या है, ठीक है। तो इसमें से भी एक क्वेश्चन जो कि है एग्ज़ाम में हर साल आता है, ठीक है। तो ये क्या क्या पूछा गया है, अब क्वेश्चन अब के बारे में डिस्कस करते हैं कि शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। कहाँ पर? फर्स्ट, नो चिल्ड्रंस प्रोग्रेस द अचीवमेंट लेवल, बच्चों की प्रकृति और उपलब्धि स्तर को जानने में क्यों करते हैं, यानी कि टीचर ये चीज़ क्यों करते हैं, वो असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्यों करते हैं, क्या हेल्प करती है, उस ये क्वेश्चन है मेन। सेकंड है नो लर्निंग नीड्स ऑफ चाइल्ड एंड सेलेक्ट टीचिंग स्ट्रेटजी अकॉर्डिंगली, बच्चे की सीखने की ज़रूरतों को जानने में और उनके अनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करना, यानी कि बच्चे की असेसमेंट को जान लीजिए और उसके बाद में देख लीजिए कि बच्चा इसमें इस तरह से कमज़ोर है और अलग अलग मेथड इसमें डिस्कस करें क्या इसमें। थर्ड है असेस चाइल्ड परफॉर्म्स एट द पेरियोडिक इंटरवल्स एंड द सर्टिफाई और हिज हर परफॉर्मेंस, क्या है, जो भी बच्चों के प्रदर्शन का आंकलन करते हैं उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करते हैं। और फोर्थ है मॉनिटर चिल्ड्रंस प्रोग्रेस एंड सेट एप्रोप्रिएट गोल्स टू फिल देयर लर्निंग गैप्स। तो अब आप बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर मैं इसकी बात करूं कि इसका जो राइट आंसर है वो है नो चिल्ड्रंस प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट लेवल। इस तरह से टीचर को जो कि है बच्चों की प्रकृति और उपलब्धि के स्तर को जानने में जाना जाता है। असेसमेंट का मतलब क्या है कि बच्चा कितना सीख रहा है, कि कौन सी उसे प्रॉब्लम नहीं आ रही है, जो वो सभी चीज़ें। तो इस तरह से एक टीचर को जो कि है बच्चे की प्रोग्रेसिव के बारे में पता चलना शुरू हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा नो चिल्ड्रंस प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट लेवल, कि बच्चे कहाँ तक जो कि है सीख चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूएशन, ठीक है। क्या है? CCE, इसे शॉर्ट में CCE भी पूछा गया है, इसके आधार तक कौन सा संबंधित नहीं है बोलो, ठीक है। वहाँ पर अब देखो यहाँ पर भी नेगेटिव में पूछा गया। फर्स्ट है इट हैज़ बीन मैंडेटेड बाय द राइट टू एजुकेशन एक्ट ऑफ इंडिया, इस भारत के शिक्षा के अधिकतर अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है, ठीक है। तो सेकंड है इट इज़ एंड द इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। थर्ड है इट फोकसेस ऑन द चाइल्ड्स अचीवमेंट इन डिफरेंट लर्निंग एरियाज, वह विभिन्न शिक्षा क्षेत्र में बच्चों की उपलब्धि पर केंद्रित है। और फोर्थ है इट इज़ अ यूजफुल टू लेबल चिल्ड्रन एज अ स्लो पुअर इंटेलिजेंस। क्या है? देखो CCC के थ्रू भी ये चीज़ कही गई है कि पूरे भारत में शिक्षा का अधिकार जो है वो अनिवार्य होना चाहिए। यानी कि अगर हम बात करें कि 18 साल तक जितने भी बच्चे हैं उन्हें, कई बार हमने देखा है कि कई योजनाएं लागू हैं जिसमें ये बताया गया कि बच्चों को जो कि है फ्री एजुकेशन दी जाए, है ना। तो इस तरह सी बातें इसमें भी की गई हैं। तो ये तो बिल्कुल सही है कि हाँ कि इट हैज़ बी मैंडेटेड बाय द राइट ऑफ एजुकेशन ऑफ एक्ट, ठीक है, मैंडेटेड करनी चाहिए, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इट इज़ द इंटरनल पार्ट ऑफ द टीचिंग ऑफ प्रोसेस, ये शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया का भीतर अंग है क्योंकि CCC एजुकेशन से रिलेटेड है, तो ये भी इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। सेकंड भी इसका राइट आंसर है। थर्ड की बात करें
क्या ये चाइल्ड्स अचीवमेंट का डिफरेंट लर्निंग एरियाज़ के बारे पे ही ऊपर ध्यान केंद्रित करती है कि ये बिल्कुल राइट आंसर है या रॉन्ग? तो ये अगर इसकी बात करें तो ये भी बिल्कुल पॉजिटिव है, क्योंकि इससे बच्चों की अचीवमेंट और डिफरेंट लेवल के बारे में पता चलता है। अगर हम ये बात कहें कि इट इज़ अ यूज़फुल टू लेबल चिल्ड्रन एज अ स्लो पुअर इंटेलिजेंसी, तो ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। हम ये नहीं कह सकते कि जो बच्चे जो कि है गरीब हैं, पिछड़े हुए श्रेणी से हैं, उन्हें एजुकेशन दी नहीं जाए। अगर इस तरह की सोच होने लग गई तो कभी भी फिर तो फ़ायदा ही नहीं है ना कि फ्री कंपल्सरी एजुकेशन करने में। तो इस तरह ये नेगेटिव पूछा गया था, तो ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गिफ्टेडनेस इन चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड। क्या है? बच्चों में प्रकृति डैश के कारण हो सकती है। फर्स्ट है एन इंटरप्ले बिटवीन द हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। क्या है? इन्वायरमेंट और हेरिडिटी के रिलेटेड से आ सकती है, यानी कि गिफ्टनेस, बच्चे में गिफ्टनेस आई है, कहाँ से आई है। सेकंड है अ रिसोर्स रिच इन्वायरमेंट, एक संसाधन समृद्ध वातावरण से आई है। थर्ड है सक्सेसफुल पेरेंट्स से आई है। फोर्थ है आर डिसिप्लिन रूटीन से। हमने जब पहले क्वेश्चन फर्स्ट इस एग्ज़ाम का जो डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था कि कभी भी बच्चों में जो भी क्वालिटीज़ आती हैं, हम ये नहीं कह सकते कि उसमें जो इफ़ेक्ट है ओनली हेरिडिटी का है या इन्वायरमेंट का है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये बिल्कुल ही सीधा आंसर पड़ा है ऊपर ही कि ये हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का ही अंतर क्रिया से बच्चे में गिफ्टनेस है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चिल्ड्रन कमिंग फ्रॉम द साइको इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज बैकग्राउंड नीड अ क्लासरूम इन्वायरमेंट विच। सामाजिक आर्थिक रूप में वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। जो इस क्वेश्चन में ये बताया गया है कि बच्चे जो है वो पिछड़ी श्रेणी से हैं, और बच्चों में मान लीजिए कि कोई बच्चे जो कि है वंचित पृष्ठभूमि, ठीक है, पिछड़ी श्रेणी से आए हैं, और उनको क्लासरूम में कैसा इन्वायरमेंट, यानी कि एज अ टीचर आप उसे कैसे डील करेंगे और इन्वायरमेंट में उनको किस तरह का जो कि इन्वायरमेंट देंगे। फर्स्ट है क्लासरूम में आप उसको किस तरह का इन्वायरमेंट देंगे। फर्स्ट टीच एज दैम गुड बिहेवियर, उन्हें अच्छा व्यवहार सिखा देंगे। ठीक है, अभी आप इस तरह से अच्छा दूसरों बच्चों के साथ बात कीजिए कि इस तरह का उनको बिहेवियर सिखाएंगे। सेकंड है वैल्यूज़ एंड यूजेस देयर कल्चर एंड द लिंग्विस्टिक नॉलेज, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देते तथा उनका उपयोग करते दिखाएंगे। और थर्ड है डिस्करेज द यूज़ ऑफ देयर लैंग्वेज सो डैट दे कैन लर्न द मेन स्ट्रीम लैंग्वेज, उनकी भाषा का उपयोग को जो कि है उत्साहित करते हैं ताकि वो मुख्य धारा की भाषा सीखें। मतलब ये तो बात नहीं ना हुई है, डिस्करेज तो करना नहीं है आपको, बच्चे को डिस्करेज नहीं करना है। ठीक है, उसे मोटिवेट करना है ताकि वो जो चीज़ वो बच्चे अपने साथ लेकर आए हैं उसी के अकॉर्डिंग ही उन्हें पढ़ाना है। इस तरह हम ये नहीं कह सकते बच्चे को कि हाँ उसे डिस्करेज कर दिया और उसे कह दिया कि तुम अपनी लैंग्वेज छोड़कर जो मैं तुम्हें पढ़ाने जा रही हूँ वो तुम करो, नहीं, ये तो नेगेटिव पॉइंट हो गया। ठीक है, फोर्थ पॉइंट की बात करें, कैटेगरीज चिल्ड्रन बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी, बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत कर देना। यानी कि आप क्या करेंगे, क्लास में ये देख लेंगे कि जो पिछड़ी श्रेणी से बच्चे आए हैं उनको अलग बिठा दिया और जो दूसरे बच्चे हैं उनको अलग बिठा दिया। इस तरह की हरकतें आप क्लास में नहीं कर सकते। ठीक है, एज अ टीचर, तो ये भी नेगेटिव पॉइंट हुआ। अगर फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट भी नेगेटिव पॉइंट है, ओनली उन्हें अच्छा बिहेवियर सिखा देना ये कोई बात नहीं है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि सेकंड इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि बच्चे जो खुद अपने साथ लेकर आए हैं उनकी संस्कृति और भाषाई ज्ञान को महत्व देना, जो चीज़ वो लेकर आए हैं उनकी आप रिस्पेक्ट करें। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग ही चलें, जो वो संस्कृति और भाषाई अपने ज्ञान अपने साथ लेकर आए हैं उनका उपयोग कर कर ही उन्हें जो कि है वो समझाएं, ताकि बच्चे अच्छी तरह क्लास में इन्वायरमेंट में रहकर सभी चीज़ें सीख सकें। ठीक है, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव उनके साथ बिल्कुल नहीं करना। तो वो जो 3 ऑप्शन थे यानी कि 1, 3, 4 ये थोड़े नेगेटिव थे, इसलिए वो इसका राइट आंसर नहीं बनते। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
द इंटरवेक्शन नीडेड फॉर अ क्रिएटिव एंड टैलेंटेड चिल्ड्रन इन द क्लासरूम। क्या बताया गया है कि कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यकता हस्तक्षेप निर्भर करता है। कौन से बच्चे हैं? टैलेंटेड चिल्ड्रन हैं और क्रिएटिव हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसे हाईलाइट कर लीजिए पहले ही क्वेश्चन में, ताकि आपको पता चल जाएगा। अब आपको पता है कि क्रिएटिव और टैलेंटेड बच्चे कौन से होते हैं। ठीक है, फर्स्ट दिया गया है, मतलब क्लासरूम में आप इसे किस तरह से करेंगे, उनके साथ उन्हें किस तरह से पढ़ाएंगे, किसी तरह देखेंगे, उसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट है यूज़ ऑफ द कस्टमाइज्ड एंड द स्टिमुलेटिंग द इंस्ट्रक्शन मेथड बाय द टीचर। शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरित निर्देशकों के तरीके का उपयोग करेंगे। सेकंड है गिविंग एक्स्ट्रा टाइम टू देम, उन्हें जो कि है एक्स्ट्रा टाइम देंगे। थर्ड है गिविंग अफेक्शनेट वर्ड्स, यानी कि उनके प्रति स्नेही होने का नाते उन पर जो कि है सिर्फ प्यार से ही उनको पढ़ाते रहेंगे। और फोर्थ है गिविंग देम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचिंग अदर चिल्ड्रन, अन्य जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने की जिम्मेवारी देंगे कि हाँ भी आप तो क्रिएटिव बच्चे हैं और टैलेंटेड बच्चे हैं, तो चलिए अब मैं बैठ जाती हूँ चेयर पर आराम से और आप दूसरे बच्चों को पढ़ाइए। इस तरह से नहीं आपको करना है, ये नेगेटिव पॉइंट हो गया। ओनली उनको प्यार और स्नेह देने के ज़रिए ही उनका, हम ये नहीं कह सकते कि क्लास में कोई उनकी क्रिएटिविटी शो हो रही है या कोई चीज़ें बच्चों को ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस तरह से अकेले प्यार देने से कुछ नहीं चलता। गिविंग एक्स्ट्रा टाइम ये चीज़ नहीं है कि अकेले उन्हें एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए और उससे उनकी क्रिएटिविटी और भी बढ़ जाएगी, नहीं। अगर इसका राइट आंसर है वो है फर्स्ट, यूज़ ऑफ द कस्टमाइज्ड एंड द स्टिमुलेटिंग इंस्ट्रक्शन मेथड। बार बार अनुकूलित और उन्हें प्रेरित करना, धकेलना उस चीज़ के बारे में कि जो चीज़ें उनमें छुपी हुई हैं उन चीज़ को बाहर लेकर आना। ठीक है, तो इस तरह इसका राइट आंसर जो बनता है वो फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन द फॉलोइंग वेस्ट इज नॉट अ सूटेबल वे टू हेल्प द हाइपर एक्टिविटी चिल्ड्रन। हाइपर एक्टिविटी चिल्ड्रन बच्चे कौन से होते हैं जो क्या करते हैं, यानी कि बच्चे जो है क्लास में टिक कर नहीं बैठते, वो होते हैं हाइपर एक्टिव, यानी कि ADHD वाले। मैंने आपको जब डिसेबिलिटीज़ वाली जो वीडियोस डाली है उसमें मैंने आपको बताया है कि हाइपर एक्टिविटी वाले बच्चे वो होते हैं जो एक जगह टिक कर नहीं बैठते, उनको ये डिसेबिलिटी होती है ADHD वाली। ठीक है, फर्स्ट है क्या करेंगे, नेगेटिव है, कौन से नहीं है, क्या पूछा गया है, बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए नियम में से कौन सा तरीका नहीं है। ठीक है, फर्स्ट है ब्रेकिंग अप द टास्क इनटू स्मॉल मैनेजेबल सेगमेंट्स, एक कार्य को छोटे जो कि है खंडों में तोड़ देना। ठीक है, सेकंड है ऑफरिंग द अल्टरनेटिव वेज टू लर्निंग, अधगम के विकल्प तरीकों को पेशकश करना। थर्ड है इंक्लूडिंग फिजिकल एक्टिविटी इन देयर डेली शेड्यूल, यानी कि उनकी शेड्यूल में कोई फिजिकल एक्टिविटी डाल देना और डेली वो करेंगे। और थर्ड है रीप्रिमेंडिंग दैम ऑफन आ बीइंग रेस्टलेस, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। अगर इसका हम देखा जाए तो नेगेटिव पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ये, क्या बेचैन होने पर उनको फटकार लगाना चाहिए ताकि बच्चे को जड़ा की है वो चीज़ क्लियर होए, उन्हें डांट कर बच्चा समझ सके कि हाँ मैडम मुझे गुस्से में बोल रही है। तो इस तरह से इस तरह की चीज़ें जो कि है वो नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हाइपर एक्टिव वाले बच्चे हैं, ठीक है, एक जगह टिक कर नहीं बैठते, तो ये हम कह सकते हैं कि ये एक नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर उनको नेगेटिव पूछा गया था, तो हम बच्चे को डांट नहीं फटकार नहीं सकते। ठीक है, तो ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैटर्न्स ऑफ डाइवर्ट थिंकिंग आइडेंटिफाई चिल्ड्रन हु आर। कौन है? डाइवर्जेंट थिंकिंग वाले बच्चे हैं, यानी कि अलग अलग तरीके और मेथड से सोचने वाले बच्चे हैं। तो इनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए? ये क्लास में आपको सभी बच्चों में से किस तरह आप इससे आइडेंटिफाई, इनकी पहचान कैसे करेंगे? फर्स्ट है ये कौन से बच्चे हैं, क्या ये डिसेबल्ड है, विकलांग है, या ये डिसलेक्सिया हुआ है वो वाले बच्चे हैं, या ये क्रिएटिव बच्चे हैं, या ये रीसाइलेंट बच्चे हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग वाले बच्चे हैं, अलग अलग सोच प्रकार से सोचते हैं, तो ये हम कह सकते हैं कि इन बच्चों को कोई भी डिसेबिलिटीज़ नहीं है। तो ये फर्स्ट भी रॉन्ग हुआ, सेकेंड भी रॉन्ग हुआ, फोर्थ भी रॉन्ग हुआ। ये बच्चे जो कि है क्रिएटिविटी वाले बच्चे हैं, सृजनात्मक है, तो ये इसका राइट आंसर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब द वेज इन विच द टीचर कैन मॉडल प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लासरूम। निम्न में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं है? क्या करना है? नहीं पूछा है। कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग करवानी है बच्चों को क्लास में, तो उसका कौन सा मेथड जो है रॉन्ग है कि आप ऐसा नहीं यूज़ कर सकते, उसमें
अब ये 4 ऑप्शन में देखेंगे कौन सा रॉन्ग है। फर्स्ट है डिस्कस देयर थॉट प्रोसीजर्स अबाउट द सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रिया पर चर्चा कराना। सेकेंड है बी ऑनेस्ट अबाउट मेकिंग मिस्टेक्स वाइल सॉल्विंग समथिंग, कुछ हल करके समय गलतियां को करने का प्रति ईमानदार रहना। थर्ड है यूज़ द वोकेबलरी लाइक थिंक आइडियज ट्रायल एंड डिफरेंट आंसर, सोच विचार पिक्शन और बेहतर उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग करना। और फोर्थ है आस्क क्वेश्चन विद द कन्वर्जेंट आंसर, यानी कि अब सर्ण उत्तर वाले प्रश्न पूछना। तो आप बताएं कि क्लास में प्रॉब्लम सॉल्विंग आप करवा रहे हैं तो आप कौन सी चीज़ नहीं इस्तेमाल करेंगे। अब आप इसका आंसर बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो वो होगा आस्क द क्वेश्चन एंड विद द कन्वर्जेंट थिंकिंग, यानी कि बच्चों को सिर्फ क्वेश्चन पूछ लेना और कन्वर्जेंट थिंकिंग करवा से बच्चे आंसर देंगे, यानी कि सेम वहाँ पर रट्टा लगाकर उसका आंसर दे देंगे। तो इसमें इसका हम कहेंगे कि ये ऐसी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं होगी। तो ये इसका जो कि है राइट आंसर है। कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है बच्चा एक ही चीज़ को सोचकर बस बता दे, ठीक है। अगर हम बात करें तो थिंकिंग कौन सी अच्छी होगी, जिसमें बच्चे की डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी, सभी तरह की चीज़ों सभी पक्ष से देखकर बच्चे जो कि है इजीली आंसर बताएंगे उस चीज़ का, तो वो उसकी डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी। कन्वर्जेंट थिंकिंग एक चीज़ पर को पढ़कर रट्टा बनाकर सुना देना, ये इसकी नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन द फॉलोइंग इज एन इमोशन, निम्न में से कौन सा एक संवेग है। इमोशंस टॉपिक पर क्वेश्चन आया है। इसमें जितने भी हम कोशिश करेंगे, जितने भी हम पेपर डिस्कस करेंगे, साथ में आपको पता चलता जाएगा कि कौन सी थ्योरीज इंपॉर्टेंट है और उसी में से हर साल क्वेश्चन आता है। तो ये इमोशन के टॉपिक में भी एक क्वेश्चन आता है। इमोशन कौन सा है, मेमोरी का इमोशन है, फियर है, अटेंशन है या स्टिमुलेंस है। अगर मैं ये बात कहूँ तो इमोशन में 3 आते हैं, तो आप इसे याद कर लीजिए एफ, ए और एल। एफ का मतलब होता है फियर, ठीक है, डरना, ये एक इमोशन है। ए की अगर मैं बात करूं तो ए जो है एंगर, ठीक है, गुस्से होना, ये भी एक इसका पार्ट है। और एल का मतलब होता है लव, यानी कि प्रेम करना, ये भी एक संवेग का हिस्सा है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर इसका राइट आंसर जो है वो है फियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया A 3-year-old child explains that milk is produced by a machine at a milk booth। एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध जो है बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। विच वन द फॉलोइंग ऑफर्स द बेस्ट एक्सप्लेनेशंस ऑफ चाइल्ड अंडरस्टैंडिंग, बच्चा इसमें कौन सा जो कि सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान कर रहा है। बच्चे की क्या समझ है, बच्चा क्या है, एक 3 साल का बच्चा है, ठीक है। दूध बूथ पर जाता है और मशीन पर वहाँ पर देखता है कि दूध को किस तरह प्रोडक्ट बनाया जा रहा है ना। तो वो सभी प्रोसेस को बच्चे की क्या अंडरस्टैंडिंग है, बच्चा उससे क्या देखकर क्या समझ रहा है, वो इसमें पूछा गया है। तो हम देखते हैं। फर्स्ट है द चाइल्ड हैज़ अ वेरी लिमिटेड एक्सपोजर ऑफ द वर्ल्ड, बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित ज्ञान है। ये तो बहुत नेगेटिविटी बात है, हम ये नहीं कह सकते कि बच्चे को ज्ञान नहीं होता किसी चीज़ के बारे में, 3 साल का बच्चा है। सेकेंड अगर बात की जाए द चाइल्ड आंसर इज़ बेस्ड ऑन हिज हर एक्सपीरियंस ऑफ बाइंग मिल्क फ्रॉम द मिल्क बूथ, बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने और उनके अनुभव पर आधारित होगा। बच्चा प्रश्न पूछ रहा है, बच्चा क्या है, प्रश्न पूछ रहा है इसके बारे में। तो हम ये कहेंगे कि इसका जो राइट आंसर है वो सेकंड बनता है। अब बाकी भी एक बार देख लेते हैं। थर्ड है द चाइल्ड हैज़ अ नेवर सीन काउज, बच्चे ने गाय नहीं कभी देखी, तो ये आंसर करेगा। जब फोर्थ है द चाइल्ड्स फैमिली डज नॉट ऑफर द स्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट टू द चाइल्ड, यानी कि बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता, ये ऐसी चीज़ नहीं है। बच्चा गया है मिल्क बूथ में जाकर उसने प्रोसेस देखा है, तो बच्चा ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि बच्चे का जवाब क्या होगा, दूध बूथ से और बूथ खरीदने से अपने अनुभव के आधार पर देखेगा, क्योंकि बच्चे ने जो खुद अनुभव किया है किसी चीज़ को लेकर, तो बच्चा उसी के ज़रिए ही जवाब देगा। तो हम कह सकते हैं इसका राइट आंसर जो कि है सेकंड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ टीचर रोल्स, निम्न में से कौन सा शिक्षक की भूमिका सबसे अच्छा वर्णन करता है। यानी कि हमने डिस्क्राइब करना है टीचर्स रोल, बेस्ट टीचर डिस्क्राइब करना है।
फर्स्ट है टीचर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन द क्लासरूम टू मेंटेन द डिसिप्लिन। क्या ओनली ये अगर बात की जाए कि टीचर की जो एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है अनुशासन को बनाए रखना क्लास में। सेकंड है अ टीचर शुड एडहेयर टू द प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक्स। क्या है, एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए। थर्ड है कंप्लीटिंग द सिलेबस ऑन टाइम, लीविंग इनफ टाइम फॉर रिवीजन इज़ इम्पॉर्टेंट। पाठ्यक्रम को समय पर पूरा कराने के साथ साथ दोहराने के लिए भी प्राप्त समय का एक महत्वपूर्ण देना चाहिए। और फोर्थ है क्रिएटिंग अ रिलैक्स स्पेस वेयर चिल्ड्रन लर्न थ्रू डायलॉग एंड इंक्वायरी। आराम के लिए जगह देना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। तो अब आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले हैं टीचर का एक ये काम नहीं होता है कि क्लासरूम में सिर्फ डिसिप्लिन ही क्रिएट करे, तो हम ये कहेंगे कि ये नहीं, ये नेगेटिव पॉइंट है। टीचर का काम ये नहीं होता, टीचर का काम होता है बच्चे को वो चीज़ें सिखाना जिससे बच्चे अच्छे से सीख पाएँ। सेकंड अगर बात की जाए ओनली बुक्स पढ़कर बता देना, बुक्सों को आधार बना देना, ये भी जो राइट आंसर नहीं है। थर्ड की बात करें सारा सिलेबस कवर करवा दीजिए, ठीक है, और उसके बाद रिवीजन करवा दिए, तो इसमें भी बच्चे की कोई क्रिएटिविटी या कोई चीज़ शामिल नहीं होती। अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें आराम के लिए उन्हें जगह देना, यानी कि थोड़ी सी बच्चों को स्पेस देनी, और उसके बाद जहां बच्चे अपने पूछताछ के माध्यम से चिल्ड्रन खुद वो चीज़ें जो कि है इंक्वायर करे, ठीक है, इंक्वायरी करे उस चीज़ को, और उसके बाद वो जो कि है वो चीज़ें सीखें, तो ये इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। एज अ टीचर आप बेस्ट अगर रोल अदा करेंगे तो आप इस तरह का जो कि है टीच करेंगे जिससे बच्चे खुद वो बातें बोलें और इंक्वायरी करें, खुद वो सभी चीज़ें करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम इनकरेज रिच लर्निंग। निम्न में से कौन सी कक्षा समूह शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। क्या करती है, क्लासरूम में कौन सी शिक्षा जो है वो प्रोत्साहित करती है। फर्स्ट है अ क्लासरूम विद द वैरायटी ऑफ मटेरियल डिस्प्लेड इन अ क्लास बियॉन्ड द रीच ऑफ द चिल्ड्रन सो डैट द मटीरियल लास्ट्स लॉन्गर। वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो ताकि सामग्री लंबे समय तक चल सके। जाने की क्या है, एक क्लास में आप किस तरह से जो कि है इनकरेज करेंगे कि क्लास में सभी तरह की सामग्री जितनी भी बुक्स हैं वो बच्चों की पहुंच से परे रख दी जाएं और बच्चे जो कि है उसे ना ले सके, इस तरह से करेंगे। जस्ट सेकंड ऑप्शन है अ क्लासरूम विद ओपन एक्टिविटी कॉर्नर्स एंड द वैरायटी ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर ओपन शेल्फ्स एंड असेसेबल इन एनी टाइम ऑफ द डे। वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि होने हो और वह विभिन्न प्रकार के बाल सहित खुली शेल्फ में रखी जाएं और जो दिन में किसी भी समय बच्चे प्राप्त कर सकें। क्या ऐसी चीज़ें करेंगी कि बुक्स ओपन रख दी जाएंगी, बच्चे खुद अपनी जब भी उनका मन करेगा वो बुक्स उठाएंगे और उसे पढ़कर जो कि है वो अपनी समय प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी टाइम वो बुक भी प्राप्त कर सकते हैं। क्या ऐसी चीज़ें होंगी। थर्ड ऑप्शन की बात करें, क्लासरूम विद द नीटली ऑर्गेनाइज्ड मटेरियल इन अ कप बोर्ड्स ब्रॉड आउट वंस अ वीक फॉर अ फ्री प्ले। अलमारी में अच्छी तरह से संगठित सामग्री वाली कक्षा जहां सामग्री को समाप्त में एक बार मुक्त खेल के बाहर लिया जाएगा। और फोर्थ ऑप्शन है क्लासरूम विद द स्ट्रक्चर्ड एंड प्लान्ड लर्निंग ड्रिवन बाय द टेक्स्ट कॉन्टेक्ट। क्या है, पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित सर्चित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा करें। अगर मैं राइट आंसर की बात करूंगी तो वो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ये बच्चे किसी भी टाइम पर आकर पूरे दिन में किसी भी समय बुक को जो कि प्राप्त कर सकते हैं और ये गतिविधियां जो कि है ओपन एक्टिविटीज़ होंगी, ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ द टेक्स्ट बुक्स इन द क्लासरूम। निम्न में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तक भूमिका सबसे अच्छा वर्णन है, ठीक है। रोल ऑफ टेक्स्ट बुक्स की बात की गई है। फर्स्ट है दे आर द वन ऑफ द रिसोर्स एंड द रेफरेंस मटीरियल अवेलेबल इन द क्लासरूम। वह कक्षा में उपलब्ध संसाधन और क्या है संदर्भ में सामग्री में से एक है। सेकंड ऑप्शन है दे मेंटेन द होमोजीनियस, यानी कि इन लर्निंग
अक्रॉस अ स्टेट और अ नेशन, यानी कि वह एक राज्य और राष्ट्र के अधगम की एक रूपता बनाए रखना, यानी कि होमोजेनियट क्या होता है कि सभी सारे भारत में एक ही किताबें चलती रहें, ठीक है। थर्ड है दे प्रोवाइड द गाइडेंस टू द टीचर्स एंड पेरेंट्स अबाउट द कोर्स ऑफ स्टडी, वह अध्ययन के पाठ्यक्रम में बारे में शिक्षा में माता पिता को जो कि है मार्गदर्शन करते प्रदान करें, और दे फॉर्म ऑफ द मोस्ट इसेंशियल लर्निंग रिसोर्स इन द रिसोर्स स्टर्व्ड कॉन्टेक्स्ट। तो क्या है इसमें, इसका जो राइट आंसर है अगर बात करें तो वो है फर्स्ट, देर आर इन द वन ऑफ द रिसोर्स एंड रेफरेंस मटेरियल अवेलेबल इन द क्लास, वह कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ में सामग्री में से ही एक करें, ठीक है। ये बाकी जो है वो ऑप्शंस रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 डेरिवर्स इट्स अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 में अपनी जो दी गई है, सॉरी एक मिनट ऊपर हो गया स्लाइड आई थिंक, कौन से कहाँ पर थे हम, हाँ ये रहा। द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में, ठीक है, डेरिवर्स इट अंडरस्टैंडिंग फॉर्म क्या है, फर्स्ट है मानववाद है, ठीक है, यानी कि ह्यूमियंस है, बिहेवियरिज्म है, कंस्ट्रक्टिविज्म है और कॉग्निटिव थ्योरी है। अगर हम इसकी बात करें तो 27 का जो आंसर है वो है कंस्ट्रक्टिविज्म, क्योंकि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में रचनावाद के बारे में बात की गई है, बच्चों की कंस्ट्रक्टिविस्ट नॉलेज के बारे में बात की गई है, तो ये इसका जो कि है राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द चिल्ड्रन इन द क्लास कैन बी कंसीडर्ड टू बी मोटिवेटेड इफ, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि, फर्स्ट है दे कम टू स्कूल नीटली ड्रेस्ड इन ए यूनिफॉर्म, देखो क्या है, बच्चों को क्लास में क्या है कंसीडर मोटिवेट करना है, प्रेरित समझा जाता है, प्रेरित इसलिए समझा जाता है कि वो अच्छी तरह से वर्दी पहनकर स्कूल में आए। सेकंड अगर बात की जाए, द मेंटेन द डिसिप्लिन इन द क्लासरूम, क्या वो क्लास में जो कि है डिसिप्लिन मेंटेन कर अनुशासन बनाकर रखें, तो ये हम कहेंगे कि मोटिवेट किया जा सकता है। और आर रेगुलर इन द अटेंडेंस, उनकी रेगुलर अटेंडेंस लगाई जाए कि ये, जहाँ फोर्थ है दे आस्क क्वेश्चन सीकिंग क्लैरिफिकेशन और फ्रॉम द टीचर, वह शिक्षक के स्पष्टीकरण प्राप्त करने से प्रश्न पूछते हैं, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, अगर हम इसका राइट आंसर देखें तो ये इसका राइट आंसर होगा ये वाला, द चिल्ड्रन कैन इन द क्लास कैन बी कंसीडर, बच्चे कक्षा में प्रेरित समझे जाते हैं जब वो टीचर्स को अपनी तरफ से क्वेश्चन पूछते हैं, तो इससे हम कहते हैं कि बच्चे को मोटिवेटेड होते हैं क्लास में, तो इस तरह के बच्चों को ही हम कहेंगे, ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सूटेबल टू इम्प्रूव द चिल्ड्रंस लर्निंग, निम्न में से कौन सा बच्चों में अधगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयोग है, फर्स्ट है क्या है, सबसे बच्चों में कौन सा जो कि है अधगम, यानी कि हमने चिल्ड्रंस लर्निंग को इम्प्रूव करना है बच्चे की, तो कौन सी चीज़ सूटेबल है, फर्स्ट है रेगुलर असेसमेंट टेस्ट शुड बी कंडक्टेड, ठीक है, क्या रेगुलर उसको टेस्ट दिया जाए, ठीक है, असेसमेंट किया जाए, इससे बच्चे में इम्प्रूवमेंट होगी उसकी लर्निंग में। सेकंड है टीचर शुड एक्सप्लेन द कंटेंट यूजिंग डिफरेंट एग्जांपल एंड इलिस्ट्रेशन, यानी कि टीचर जो कि है उसे अलग अलग एग्जांपल उदाहरण देकर उसे पढ़ाना चाहिए, क्या इससे बच्चे की जो कि है चिल्ड्रंस की लर्निंग इम्प्रूव होगी। थर्ड है ऑल टाइप्स ऑफ लर्निंग मटेरियल शुड बी देयर इन द क्लास, कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। या फोर्थ है टीचर शुड द फैसिलिटेड एंड चिल्ड्रन टू इंटरेक्ट विद ईच अदर ऑन अ रियल लाइफ सिचुएशन, अगर इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तो ये है टीचर को जो कि है फैसिलिटेड होना चाहिए, चिल्ड्रन जो कि है उसे इंटरेक्ट करे, अपनी बातें उनसे शेयर करे, और वो जो कि है अदर रियल लाइफ सिचुएशन की तरह होना चाहिए, तो इस तरह इसका ये आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, द डिसिप्लिन विच हैज़ अ सिग्निफिकेंट रोल इन द लर्निंग इन्वायरमेंट इज़ ऑफ अ काइंड विच हेल्प, अनुशासन जो अधगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरह की मदद करता है, ठीक है। फर्स्ट है चिल्ड्रन टू रेगुलेट एंड मॉनिटर देयर ऑन लर्निंग, बच्चों को अपनी शिक्षा को
विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। सेकंड है टू क्रिएट साइलेंस। थर्ड है टीचर्स टू गिव द इंस्ट्रक्शन, शिक्षक को निर्देश देने में। और चिल्ड्रन रोट मेमोराइजिंग देयर लेसन, बच्चे सिर्फ उसे रट कर ही याद करें लेसन को। तो इस तरह का इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा चिल्ड्रन टू रेगुलेट एंड मॉनिटर देयर ऑन नॉलेज, यानी कि बच्चों को अपनी शिक्षा के विनियमित और मॉनिटर करके, ठीक है। साइलेंस कर कर कुछ भी नहीं होगा, इस तरह का एनवायरनमेंट नहीं हो सकता। शिक्षकों को पहले ओनली जो कि है इंस्ट्रक्शन नहीं दी जा सकती। और थर्ड जो है उनको रोट और मेमोराइज जैसी चीज़ें हम नहीं करा सकते। तो ये जो कि है नेगेटिव पॉइंट बनते हैं और इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो है 1 है। तो आज हमने डिस्कस किया है CDP के जो कि हैं 30 क्वेश्चन जो कि हैं हमने डिस्कस किए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स कर ज़रूर बताना कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन जो कि है राइट गई, ठीक है। तो मेरी इस वीडियो को वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।